चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या खाली मस्ती कर रहे हैं? कोरोना की छुट्टियों में केवल मस्ती कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। आप सभी ने मेरा इसके पहले वाले क्लासेस को बहुत प्यार दिया है और बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसा कि मुझे लगा आपके कमेंट से। तो हम इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अक्षीय स्थिति 10A पोजीशन, निरक्षीय स्थिति 10B पोजीशन, ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। लेकिन क्या होगा अगर कोई बिंदु जो है ना तो अक्षीय स्थिति पे है ना ही निरक्षीय स्थिति पे, किसी भी रैंडमली किसी भी पॉइंट पे है, ऐसे स्थिति पे क्या करेंगे? ना तो अक्षीय स्थिति पे है ना निरक्षीय स्थिति पे है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसी को हम लोग कहते हैं जनरल पोजीशन, सामान्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन जनरल पोजीशन। मैंने कुछ चीजें लिख के रखा है यहाँ पे, आगे जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं इसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग पूर्व ज्ञान बोलते हैं, पहले का नॉलेज। अगर आप उसके बारे में अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं कि यहाँ आपको ये सारी चीज समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप लोगों ने 11वीं में सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अगर हम लोगों ने समानांतर चतुर्भुज के लिए में पढ़ा था कि अगर एक फोर्स है या एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है, अच्छा इसे हम लोग P ले रहे हैं, इसको Q ले रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते थे। R इक्वल्स टू, अगर ये थीटा था तो हम लोग इसको R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हम लोग निकाल सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर ये P है तो हम लोग इसको, और ये Q है तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो R है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इसके द्वारा दिया। अब क्या होगा अगर एक वेक्टर R हो और इसको हम लोग चाह रहे हैं कि दो ऐसे भाग दे जिसको अगर हम लोग जोड़े यानी कि ऐड करें तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाए? R के बराबर आ जाए। मतलब इसका जस्ट उल्टा है, लेकिन इसमें एंगल हम लोग थीटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग समकोणिक वियोजन कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। माने ऐसे दो कंपोनेंट में R को बांटना है जो कि 90 डिग्री पे। तो याद होगा आप लोगों को कि अगर हम इधर एक फिजिकल क्वांटिटी ले P और इधर देख के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं Q और R से P के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है, तो हम लिख सकते हैं P को हम लिख सकते हैं R cos थीटा और Q को हम लोग लिख सकते हैं R sin थीटा। ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। अगर इसको आप समझ सकेंगे, बहुत सिंपल सा ये है कि अगर हम वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो अक्रॉस द थीटा है, थीटा की तरफ है, तो हम cos थीटा लेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लेंगे? sin थीटा लेंगे। ये आप लोगों को जानकारी होगी। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग इसको कैसे, यहाँ पे क्या यूज है, हम लोग इसको जो है अब देखेंगे। देखिए आप जान रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है, मान लो हमने A B एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल लिया, ये जो है यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो ये जो और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये 2L है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2QL, ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। और जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज
माइनस से प्लस के डायरेक्शन होता है। मान लो इसका वैल्यू जो है p है, तो इसको हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम एक डायरेक्शन मान लो ये ले रहे हैं थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं। ये मान लो इधर हमने लिखा px और इधर लिखा py। x डायरेक्शन को हमने px लिखा और इधर लिखा py। तो px इक्वल हो जाएगा p cos थीटा और py इक्वल टू p sin। ये जो है py इक्वल टू हम लिख सकते हैं p sin। क्यों इधर ले रहे हैं, अभी हम लोग ये करेंगे। तो हमने ये जो p a b था, इसे हम लोगों ने क्या किया, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। एक जो है px के डायरेक्शन में जो थीटा है, क्योंकि थीटा है इधर, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा px इक्वल टू p cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या लिखेंगे p sin। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केवल ये देना है, जनरली हम लोग वेक्टर को ऐसे लेते हैं, जनरली हम लोग कोई भी वेक्टर इधर लेते हैं और इधर जो है px लिखते हैं और इधर जो है py लिखते हैं, तो फिर आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि इधर थीटा है तो इधर cos थीटा हो जाएगा, और इधर जो है p cos थीटा हो जाएगा, और इधर जो है p sin थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम ऐसे कर दें, ये वेक्टर p जो है इधर हो जाएगा और इधर थीटा है, और ऐसे विभाजित करें, इसी को हम बांट सकते हैं, तो इधर px हो जाएगा और इधर, तो यहाँ पे लगभग इसी तरह से है। ये जो एंगल हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, तो इधर जो है px हो जाएगा और इधर क्या हो जा रहा है p। और सिंपल है, ये चीज अगर आपको समझ में आएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा जो है आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इसको फिर से जो है आपको रिपीट करने के लिए जो है मैंने समझाया है कि ये आप अच्छे से समझ जाए। अब हम लोग इस संदर्भ में, डाइलेक्ट्रिक के संदर्भ में हम देखेंगे कैसे होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने लिखा है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव। हम पहले AB एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डाइपोल बना देते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। अगर आपने इस चित्र को समझ लिया तो आपको बाकी कुछ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे A B डाइपोल ले रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस UL है, और रेंडमली इसके मध्य बिंदु जानते हैं खोल लेते हैं। हम एक पॉइंट ले रहे हैं C, एक कोई भी पॉइंट ले रहा है, वो कौन सा पॉइंट ले रहा है, एनी रैंडम पोजीशन पे हमने एक पॉइंट लिया C, जो कि इससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे ये प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू। इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो P लेते हैं उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि इसे हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, एक इसके along the line, मान लो हमने A डैश ले लिया इस पॉइंट को और इसको B डैश, ध्यान देंगे हम इसको पॉइंट C के क्रॉस में हमने इसको रिजॉल्व किया और इसका नाम दिया हमने PX। इसी तरह से हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने इसको फिर से रिजॉल्व किया। इसको हमने नाम दे दिया A डबल डैश और B डबल डैश। इसका यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे हमने इसको रिजॉल्व किया। याद रखिए, वास्तव में ऐसा कुछ बांटा नहीं है, हमने मान लिया कि ये इसका दो कंपोनेंट से मिलके बना है। तो Px इक्वल टू P cos थीटा और Py इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, P sin थीटा हमें प्राप्त होगा। हमने दो डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व किया, Px और Py। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर एक द्विध्रुव है A डैश B डैश, इसका यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू, तो
पॉइंट सी के लिए ये अच्छी स्थिति 10 mm है, तो 10 mm का है आपको इंटेंसिटी E1 इस डायरेक्शन में काम करेगी, क्योंकि अच्छी स्थिति में माइनस से प्लस के डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करता है। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, ये जो A डबल डैश B डबल डैश है, इसके लिए ये पॉइंट निरक्षीय स्थिति 10B पोजीशन, आपको पता है 10A पोजीशन और 10B पोजीशन, आपको याद होगा कि अगर हम AB प्लस Q और माइनस Q दो द्विध्रुव लेते थे तो P इक्वल हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मैं फिर से इसी के लिए लिख दे रहा हूं 2P अपॉन R2। ये स्थिति तब आती है जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, O से C तक का जो डिस्टेंस है R, वो बहुत ही इसके कंपेयर में, द्विध्रुव के कंपेयर में ये बहुत बड़ा है। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं। इसी तरह से अगर इसके परपेंडिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, और इस स्थिति में इसको मान लो हमने P1 लिखा, इसको P2, तो ये आपको याद होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R2। इसमें भी यही शर्त है, R इज ग्रेटर देन L। समझ में आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मत। ये फॉर्मूला आपको याद आया कि नहीं? अगर मेरे क्लासेस को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, इसके पहले क्लासेस को, तो निश्चित रूप से जो है आप जरूर जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसके बारे में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले जो मेरे क्लासेस है वो इस यहाँ पे आई बटन मैंने दे दिया है उसका, आप उसमें जाएंगे तो आपको डायरेक्ट जो है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाले जो क्लासेस है उसमें आपको लेके जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसको पढ़ने के पहले उसको जरूर देख ले, अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इसको जो है ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि A डैश B डैश के लिए पॉइंट C जो है वो अच्छी स्थिति में, और A डबल डैश B डबल डैश के लिए वो कौन सी स्थिति में है? वेरी गुड, निरक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में 10B पोजीशन और ब्रॉड साइड 10B पोजीशन कहते हैं। ध्यान दें, तो आपको ये भी याद होगा कि जहां 10A पोजीशन में माइनस से प्लस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था, 10B पोजीशन में प्लस से माइनस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। मतलब जैसे यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर रहता है, इसमें इधर रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती लिखा है, ये E1 और ये E2, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में आपको फिर मिल गया E2। अब जैसा कि आप देख रहे हो E1 और E2 दो कंपोनेंट जो है हमको, एक जो है एक्सल पोजीशन पे और एक जो है जो 10B पोजीशन है उस पे मिल रहा है। अब इसका जो परिणामी, इसका जो रिजल्टेंट कैसे याद करेंगे? तो जैसा कि आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है सदिशों का योग करना और सदिशों का वियोजन करना दोनों मैंने आप लोगों को बताया। तो ये कैसे होगा, इसको आप समानांतर चतुर्भुज को पूरा कीजिए और ये जो है हमारा आ जाएगा E। और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ E? मैंने अभी क्या बताया था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए रिजल्टेंट E इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा E1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां तक समझ गए तो फिर आगे समझना कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने क्या किया, AB एक द्विध्रुव लिया जिसका एक प्लस क्यूब यहाँ पे माइनस क्यूब, द्विध्रुव का डायरेक्शन P जो है इस डायरेक्शन, हमने इसको
ये पॉइंट सी है जहां पे हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको P को हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, एक Px और दूसरा जो है Py। यहाँ पे Py Px इक्वल्स टू P cos थीटा हो जाएगा, Py इक्वल्स टू P sin थीटा हो जाएगा। अब जैसे कि आप जान रहे हो E1 के कारण इंटेंसिटी जो है माइनस से प्लस का डायरेक्शन होता है, इसलिए E1 हो गया। E2 के कारण प्लस से माइनस के कारण होता है, इसलिए E2 हो गया। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ E, तो E इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, ये हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, E1 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 K Px cos θ। यहाँ पे P की जगह क्या ले रहे हैं, सॉरी 2px अपॉन r, और ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 k 2 px का वैल्यू है P cos थीटा अपॉन r, ये E1 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से E2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 निरक्षीय स्थिति में, E2 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 k Py अपॉन r, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 k P sin theta upon r। From equation 1 and 2, put the value of E. E equals to E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। Let this equation is 3। हम लोग ने E1 और E2 दोनों का वैल्यू इसमें लिखना है, E1 और E2 दोनों का वैल्यू लिखेंगे। तो E1 इक्वल्स टू है 1 by 4 pi epsilon 0 k P 2P cos theta अपॉन r क्यूब, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi epsilon 0 k P sin theta अपॉन r क्यूब। ध्यान दीजिए कैसे आया है, ये स्टेप को आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, E की जगह E1 plus E2 का होल स्क्वायर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 E1 equals to 1 by 4 pi epsilon 0 k 2p cos theta upon r क्यूब, ये वैल्यू हमने लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा। इसी तरह से E2 equals to 1 by 4 pi epsilon 0 k py upon r क्यूब, py equals to है p sin theta, so p sin theta upon r क्यूब हमने रख दिया। बहुत इजी है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो आप जैसा कि देख रहे हो पूरा का पूरा 1 by 4 pi epsilon 0 k P अपॉन r क्यूब, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। बाकी हमने सारे कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 k P अपॉन r क्यूब। अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम चाहे तो इसको इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon 0 k P अपॉन r क्यूब
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। अब आप लोग में से बताइए मुझे कि किसको ये नहीं पता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है, 12 में पहुंच गया, तो मैं कहूंगा कि आप साइंस छोड़ दो, ठीक है। बस हम सब सभी को याद होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चाहे इसको प्रूव करके देखना कैसे होता है। देखिए अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, e इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 k p upon r cube 3 cos स्क्वायर थीटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप ये फॉर्मूले की जो है हमारा मेन इक्वेशन जो है उनको यही आता है, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को याद रखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, और साथ ही साथ जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप इसको अगर याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम इससे क्या 10A पोजीशन और 10B पोजीशन में तीव्रता निकाल सकते हैं क्या? इस इक्वेशन से हम लोग एक्सल पोजीशन और टेंजेंशियल पोजीशन और 10A पोजीशन और 10B पोजीशन, या हिंदी में कहेंगे तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या याद कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप, मुझे आशा है आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अगर ये सारे नोट्स आप लोगों को चाहिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ, बच्चे जनरली मुझसे पूछता है कि सर परीक्षा में कितना लिखना है, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना लिखेंगे कि हमारा नंबर न कटे। और साथ ही साथ ये भी बच्चे पूछते हैं कि पुस्तक में तो बहुत सारा लिखा रहता है, सब लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हम याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं उतनी ही चीजें लिख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। और अगर सेम अगर आपको नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में या नीचे कमेंट बॉक्स में देकर के रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको जो है सारे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा। तो देखिए जनरल पोजीशन से मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, e इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 k p upon r cube d cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर a b और ये पॉइंट जो इधर था, ये इसके जगह ये इसी के ऊपर आ गया, सीधा था इसको इसी के ऊपर आ गया, तो ये जो एंगल थीटा होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, आप देखोगे ये थीटा नीचे आते हुए 10A पोजीशन के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कीजिए, e इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 k p upon r cube, और ये हो जाएगा 3 plus 1 cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, e इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 k p upon r क्यूब, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये ही इक्वेशन हमको चाहिए था। 10A पोजीशन में आपको पता है यही आता है। इसी तरह से 10B पोजीशन में कितना होगा, निरक्षीय स्थिति में ये हो जाएगा, यहाँ इधर था, पहले पॉइंट इधर था, अब ये पॉइंट इधर हो गया, तो ये बढ़ते हुए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फॉर 10B पोजीशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 equals to 0. So E equals to 1 by 4 pi epsilon 0 k p upon r cube, और ये इक्वेशन हो जाएगा 0 plus 1, मतलब आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 k। तो हमको इसी फॉर्मूले से 10A स्थिति और 10B स्थिति
दोनों जो है हम लोग हल कर सकते हैं। और मेरे समझ से कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिगर मैंने बनाया था इसके पहले, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसको अलग से भी फिगर को जो है डाल दूंगा ऊपर में। आप देखेंगे कि वो फिगर जो है कैसे बनता है, और सारे स्टेप्स को आपको अगर ध्यान से अगर इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे फिगर को, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, इसको जरूर जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर लेंगे। और एक चीज बता रहा हूं, आप इससे जो है 10A पोजीशन और 10B पोजीशन जरूर याद कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को लेकर के 10A पोजीशन और 10B पोजीशन पे आप याद कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आपको जो है 10A पोजीशन पे अच्छी स्थिति पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लिया जाए बोर्ड परीक्षा में आता है, आप इस फॉर्मूले को लीजिए और लिख करके थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह से 10B आता है तो ये फॉर्मूले को लेकर के इसको जो है आप वैल्यू पुट करके बढ़िया जो है आपने सोचा कि हमको 3 में 3 या 4 में 4 नंबर मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा नंबर। अगर 10A पोजीशन पे है तो पहले इसके पहले जैसा बताया हुआ है, इसके पहले वाले क्लास में लेक्चर में 1.6 वाले जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे, आपको जो है पता चल जाएगा कैसे करना है। इसी तरह से 10B वाले में भी जो है आपको जो है पता चल जाएगा। तो शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, शॉर्टकट अपनाएंगे तो परेशान होंगे, नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे समझ से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से कर सकेंगे, और मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दूसरे अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त है या दुश्मन को भी शेयर कर दीजिए। केवल दोस्त को क्यों शेयर करेंगे, उसको भी कुछ परेशान होने दीजिए। तो अगर शेयर करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, फिजिक्स इज फन अगर आप उसको अच्छे से लेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं हर लेक्चर के बाद में आपको मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 5-6 हिंदी में भी दे रहा हूँ और इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, और उसके आंसर्स भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ जो है दे दूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में समय समय पर आए हुए क्वेश्चन ही ज्यादातर, और लेकिन कठिन नहीं है। जैसे IITs के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं। तो आप अपने बुक से भी तो निबंध जरूर बनाइए, लेकिन साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस मैं आपको हर लेक्चर के बाद दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को भी आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो वही उपस्थित हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मेरे जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर जो है कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चंस नहीं बनाया, मैं उसको नेक्स्ट